हमारा जो चैप्टर अभी चल रहा है वो है जनरल प्रोविजन एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। उसमें हमने 300 से लेके 316 तक खत्म कर लिया और 327 तक खत्म करना है। उसी के बीच में है 317 आज हम जानेंगे और 318 और 319 भी जानेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं 317 प्रोविजन फॉर इंक्वायरीज एंड ट्रायल बीइंग हेल्ड इन द एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड इन सर्टेन केस। Clause 1. At any stage of an inquiry or trial under this code, if the judge or magistrate is satisfied for a reason to be recorded that the personal attendance of the accused before the court is not necessary in the interest of justice, or that the accused presently disturb the proceeding in court, the judge or magistrate may, if the accused is represented by a pleader, dispense with his attendance and proceed with such inquiry or trial in his absence, and may at any subsequent stage of the proceeding direct the personal attendance of such accused। इसमें कहा जा रहा है कि अगर कोई भी स्टेज में हो, चाहे इंक्वायरी के स्टेज में हो या ट्रायल के स्टेज में हो, अगर जज सर को या मजिस्ट्रेट सर को ऐसा लगता है कि जो एक्यूज्ड है उसका रहना मतलब उसका प्रेजेंट रहना जस्टिस मतलब जज जो भी फैसला होगा उसको बाधित कर सकता है, यानी कि वो फेयर नहीं होने देगा, जो एक्यूज्ड है उसका प्रेजेंट रहना खतरा है, वो डिस्टर्ब कर सकता है प्रोसीडिंग को। उस स्थिति में जज साहब या मजिस्ट्रेट साहब उसका वहां पर प्रेजेंट रहना खारिज कर सकते हैं, डिस्पेंस कर सकते हैं कि एक्यूज्ड के बिना ही ट्रायल चलेगा, एक्यूज्ड का प्रेजेंट रहना कोई जरूरी नहीं है अगर मजिस्ट्रेट सर या जज सर सेटिस्फाइड है तो। और जो भी कारण है, जिस कारण से उसका वहां पर रहना खतरा है, उसको वहां पर नहीं रहने देने का जो कारण है वो मजिस्ट्रेट सर को और जज सर को रिकॉर्ड करके रखना होगा, वो ऑन द रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड का एक पार्ट होगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। और एक चीज इसमें लिखा है कि अब किसी भी स्टेट में अगर ऐसा लगेगा जो पर्सनल अटेंडेंस जरूरी है तो फिर वो उसको बुला भी सकते हैं उसी स्टेज में। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्लॉज 2 है, इफ द एक्यूज्ड इन एनी सच केस इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय अ प्लीडर और इफ द जज और मजिस्ट्रेट कंसिडर्ड his personal attendance necessary, he may, if he thinks fit and for reason to be recorded by him, either adjourn such inquiry or trial or order that the case of such accused be taken up or tried separately। इसमें कहा जा रहा है कि अगर accused का जो प्लीडर है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है या फिर जज जो मजिस्ट्रेट सर को ऐसा लग रहा है कि जो एक्यूज्ड है उसका यहाँ पर रहना जरूरी है, ऊपर हमने क्या पढ़ा कि उसका रहना जरूरी नहीं था इसीलिए उसको डिस्पेंस कर दिए। अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो किसी भी स्टेज पर उनको ऐसा लग रहा है कि अब एक्यूज्ड का रहना जरूरी है तो फिर वो क्या करेंगे, एडजर्न कर देंगे। अब किस कारण, वहां पर क्या ऊपर हमने क्या पढ़ा कि किस कारण से नहीं रहना जरूरी है वो रिकॉर्ड होगा। अब यहाँ पर किस कारण से रहना जरूरी है ये रिकॉर्ड होगा और वो उस दिन के लिए एडजर्न कर देंगे। एडजर्न का मतलब नेक्स्ट डेट दे देंगे। नेक्स्ट डेट देने के बाद वो ऑर्डर करेंगे कि नेक्स्ट डेट पर एक्यूज्ड को लाया जाए और उसका जो ट्रायल चल रहा है वो सेपरेटली चलाया जाए। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद 318 बोल रहा है, प्रोसीड्यूर वेयर एक्यूज डज नॉट अंडरस्टैंड प्रोसीडिंग। अब इसमें कहा जा रहा है कि एक्यूज्ड है वो प्रोसीडिंग जानता ही नहीं है तो उसका क्या प्रोसीड्यूर है वो हम पढ़ेंगे। इफ द एक्यूज तो नॉट ऑफ अनसाउंड माइंड कैन नॉट बी मेड टू अंडरस्टैंड द प्रोसीडिंग, द कोर्ट मे प्रोसीड विद द इंक्वायरी और ट्रायल and in the case of a court other than a high court, if such proceeding result in a conviction, the proceedings shall be forwarded to the high court with a report of the circumstances of the cases and the high court shall pass thereon such order as it think fit। इसमें कहा जा रहा है कि जो एक्यूज्ड है वो पागल तो नहीं है, अनसाउंड माइंड नहीं है, क्योंकि उसका एक अलग से प्रोविजन है। अगर अनसाउंड माइंड है तो वो मैं आई बटन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं कि अगर अपराधी पागल हो तो क्या होगा, तो वो आई बटन में जाके आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब वो अनसाउंड माइंड नहीं है लेकिन फिर भी प्रोसीडिंग नहीं जान रहा है, जो फिर उसका तब उसका ट्रायल चलता रहेगा हाई कोर्ट के अलावा, हाई कोर्ट से नीचे वाले कोर्ट में उसका ट्रायल चलता रहेगा। अब अगर अब ट्रायल चला, अब वो कन्विक्टेड होने वाला है, यानी कि वो अपराधी है, ये साबित हो गया कि वो गिल्टी है, अब उसका कन्विक्शन होना है। तो जो लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट मतलब हाई कोर्ट से नीचे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है, कोई भी हाई कोर्ट से नीचे जो कोर्ट है वो उसको कन्विक्शन नहीं करेगा। वो जितना भी कुछ रिपोर्ट है तो फिर वो क्या करेगा, उसको हाई कोर्ट को भेज देगा। अब हाई कोर्ट को जो सही लगेगा वो हाई कोर्ट फैसला करेगा। हाई कोर्ट ये अब जो भी इनका रिजल्ट है, जो भी इनका रिपोर्ट है, जो भी है उसमें लिखा हुआ कि ऐसा ऐसा इस कारण से हम इसको अपराधी मानते हैं, इतना इसको सजा होना चाहिए, ऐसा जो भी हाई कोर्ट से नीचे कोर्ट है वो लिखेगा और भेज देगा किसको, हाई कोर्ट को। अब हाई कोर्ट को जो सही लगेगा वो करेगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हाई कोर्ट से नीचे कोई भी कोर्ट हो, अनसाउंड माइंड होगा वो दूसरा है। यहाँ पर
समझता ही नहीं है, अनसाउंड माइंड नहीं है लेकिन समझता नहीं है, तो उस रीजन में हाई कोर्ट ही फैसला कर सकता है, अदरवाइज कोई और नहीं कर सकता। उसके बाद 319 है पावर टू प्रोसीड अगेंस्ट अदर पर्सन अपेयरिंग टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें है क्या, जब ट्रायल चल रहा है, जो आदमी ऑफेंस किया है, मतलब ऑफेंस किया तो है लेकिन अभी उसका नाम नहीं आया उस बीच में, तो फिर वो क्या करेगा, कोर्ट के पास ये पावर है कि वो दूसरे आदमी के खिलाफ भी प्रोसीडिंग चला सकती है, यानी ट्रायल चला सकती है किसी दूसरे आदमी के खिलाफ भी। ठीक है, आइए जानते हैं, इसको क्लियर करते हैं। फर्स्ट, वेयर इन द कोर्स ऑफ एनी इंक्वायरी इनटू अ ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस इट अपियर्स फ्रॉम द एविडेंस दैट एनी पर्सन नॉट बीइंग द एक्यूज्ड हैज कमिटेड एनी ऑफेंस for which such person could be tried together with the accused, the court may proceed against such person for the offence which he appears to have committed। इसमें कहा जा रहा है कि जहां पर एक ट्रायल चल रहा है और ट्रायल चलने के बीच में कोई एविडेंस देख के ऐसा पता चलता है कि ये जो आदमी है, यहाँ पर एक और आदमी है जो इसमें इन्वॉल्व है, जो एक आदमी है वो यहाँ पर और है, एविडेंस देखने के बाद मजिस्ट्रेट सर को ऐसा लगता है या जज सर को ऐसा लगता है कि, तो फिर वो क्या करेंगे, उस आदमी के खिलाफ जो आदमी ट्राई किया जा सकता था, एक्यूज के साथ किया जा सकता है, उसको जो बुलाया जाएगा, उसके खिलाफ भी जो चार्जेस है वो लगाया जाएगा और एक्यूज के साथ ही फिर उसका ट्रायल चलाया जाएगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। फिर एक एग्जांपल में हम बता देते हैं इसमें कि ए बी दो आदमी एक्यूज है। अब दो ए और बी, इन दोनों के बातों से ऐसा लगता है या एविडेंस को देखने से ऐसा लगता है कि सी भी इसमें इन्वॉल्व है, तो जो कोर्ट है उसके पास ये पावर है कि ए बी के साथ वो सी का भी ट्रायल चलवा देगा, यानी सी को भी लेके आएगा वहां, यानी सी पर भी एक अलग से ट्रायल चलाया जाएगा, सी को भी वो समन भेज सकता है। वो हम 2 में पढ़ेंगे। 2 में वेयर सच पर्सन इज नॉट अटेंडिंग द कोर्ट ही मे बी अरेस्टेड और समन एज द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस में बी रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस एफोरसेड। इसमें कहा जा रहा है कि अगर जो आदमी है, जिसको जो तीसरा आदमी है जो हमने ऊपर पढ़ा, दो मतलब अपराधी जो है और जो अपराधी लग रहा है वो कोर्ट पे नहीं आ रहा है या कोर्ट में नहीं है, तो उसको या तो अरेस्ट किया जाएगा या समन करके बुलाया जाएगा। जैसा भी सर्कमस्टांसेस रहेगा उस हिसाब से अरेस्ट या समन करके उसको बुलाया जाएगा इस ऊपर के रिक्वायर को फुलफिल करने के लिए। थर्ड बोल रहा है एनी पर्सन अटेंडिंग द कोर्ट ऑल्सो नॉट under arrest or upon a summon may be detained by such court for the purpose of the inquiry into a trial of the offence which he appears to have committed। इसमें कहा जा रहा है जो आदमी है वो कोर्ट में ही है, यानी जो ए और जो मैंने ऊपर एग्जांपल बोला ए और बी और सी, ऐसा लग रहा है कि सी भी इसमें इन्वॉल्व है, तो सी के खिलाफ भी हम कार्रवाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर कहा जा रहा है और 2 में हमने क्या पढ़ा, अगर वो सी है कोर्ट में नहीं है तो उसको समन या अरेस्ट करके लाया जा सकता है। और अब इसमें हम पढ़ रहे हैं कि वो आदमी कोर्ट में तो है, तो ना तो उसको समन भेजा गया ना अरेस्ट किया गया, लेकिन वो आदमी कोर्ट में है, तो कोर्ट क्या करेगा, एट द टाइम उसको डिटेन कर सकता है। अब डिटेन करके रखेगा कहाँ, रखेगा जुडिशियल कस्टडी में, यानी कि न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा। न्यायिक हिरासत यहाँ पे लिखा नहीं गया है, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट डिटेन करेगा तो रखेगा कहाँ, ऑफकोर्स जुडिशियल कस्टडी में ही रखेगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अगर वो कोर्ट में है तो उसको कोर्ट में ही कोर्ट डिटेन कर सकता है। उसके बाद 4 वेयर द कोर्ट प्रोसीड अगेंस्ट एनी पर्सन अंडर सबसेक्शन 1 द प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सच पर्सन शैल बी कमिट ए फ्रेश एंड द विटनेस रीहियर्ड। इसमें कहा जा रहा है कि अगर जो हमने सबसे ऊपर पढ़ा, तीसरा आदमी, जो भी तीसरा आदमी आएगा बीच में एक्यूज के अलावा, नया एक्यूज जो आएगा उसको ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे कि एक नया केस आया है। जैसे स्टार्टिंग केस स्टार्ट होता है पूरा फ्रेश, उसको पूरा फ्रेश केस से देखा जाएगा, जैसे स्टार्टिंग हुआ है केस का वैसे ही देखा जाएगा, और जितना भी विटनेस है उसको दोबारा से सुना जाएगा। उसके बाद बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ क्लॉज ए द केस मे प्रोसीड एज इफ सच पर्सन हैड बीन एन एक्यूज्ड पर्सन व्हेन द कोर्ट टू कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस अपॉन विच द इंक्वायरी और ट्रायल वाज कमिस्ड। इसमें कहा जा रहा है कि जैसे भी जो आदमी है, जो नया आदमी आया है, जो एक्यूज नया आया है, उसका प्रोसीड ऐसे चलेगा जैसे वो एक्यूज है और अभी उसका ट्रायल स्टार्ट हुआ है, अभी उसका कॉग्निजेंस लिया गया है। यानी कोई भी अपराध होता है तो क्या होता है, पहले उसका कॉग्निजेंस लिया जाता है, यानी मजिस्ट्रेट सर या जज सर संज्ञान लेते हैं, उसके बाद आगे का कार्रवाई होता है। तो इसमें ऐसा ही किया जाएगा कि जो नया आदमी आया है, जो नया मुजरिम है जो आया है, उसको ऐसे ट्रीट किया जाएगा कि उसका कॉग्निजेंस लिया गया है, यानी उसको एकदम स्टार्टिंग से शुरू किया जाएगा। ये नहीं है कि वो बीच में आया तो उसका बीच से ही प्रोसेस शुरू होगा, ऐसा नहीं है।
एक नया प्रोसेस शुरू होगा उसका, जैसे ऐसे शुरू होगा जैसे कॉग्निजेंस लिया गया, उसके बाद चार्ज, उसके बाद इंक्वायरी, ऐसे करके आगे बढ़ेगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा 320, हम 320 ही पढ़ेंगे और आईपीसी के साथ पढ़ेंगे। 320 अगर हम आईपीसी के साथ पढ़ेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा ईजी होगा जानना। और कंपाउंडेबल और कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लंबा है थोड़ा, इसीलिए एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, अगले दिन हम 320। जय हिंद, जय भारत।